3 फरवरी 2022 शाम के करीब 5:30 बजे मुंबई से पालघर जाने वाले हाईवे पर एक व्यक्ति को हाईवे के करीब से गुजरने वाले नाले में 2 बड़े पाइप के बीचों बीच एक इंसान की लाश फंसी देखी। वह लाश बुरी तरह सड़ चुकी थी, उससे तेज दुर्गंध आ रही थी। उस व्यक्ति ने देर नहीं की और तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करके इसकी सूचना दे दी। पुलिस कंट्रोल रूम से होते हुए बात पालघर पुलिस तक पहुंच गई, क्योंकि वह इलाका पालघर पुलिस के क्षेत्र में ही पड़ता है। अगले कुछ मिनटों में पालघर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विष्णु भोए अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और लाश को नाले से बाहर निकालकर अपने कब्जे में लेने का काम शुरू कर दिया। थाना प्रभारी भोए ने देखा कि लाश पर चाकुओं से वार किए जाने के निशान थे। उसका चेहरा किसी भारी चीज से इस तरह कुचला गया था जिससे पहचानने में नहीं आ रहा था। वैसे भी चेहरे समेत जिस्म का एक बड़ा हिस्सा मछली और दूसरे जलीय जीव कुतर चुके थे, लेकिन कद काठी व पहनावे से लग रहा था कि मरने वाली एक नौजवान युवती होगी। लाश जिस तरह से सड़ चुकी थी, उससे यह बात भी साफ थी कि ये लाश पानी में पिछले कई दिनों से पड़ी रही होगी, इसीलिए वह सड़कर फूल चुकी थी। पुलिस ने क्राइम व फोरेंसिक टीमों को भी मौके पर बुला लिया। फोरेंसिक टीमों ने घटनास्थल व लाश की फोटो लेने के बाद आसपास छानबीन की, मगर मरने वाली युवती की पहचान कर पाना मुमकिन नहीं हुआ। हाईवे से सटे इलाके में रहने वालों को बुलाकर मरने वाली महिला की लाश की शिनाख्त का प्रयास किया गया, मगर कोई सफलता नहीं मिली। पालघर पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के साथ साथ यह पता करना शुरू कर दिया कि आखिर आसपास के इलाके से इस उम्र की कोई युवती गायब तो नहीं। लेकिन पालघर से ऐसी कोई युवती हाल के दिनों में गायब नहीं हुई थी और न ही जिले के किसी थाने में ऐसी कोई मिसिंग रिपोर्ट ही दर्ज थी। युवती की लाश जिस जगह मिली थी वह इलाका नेशनल हाईवे का था, इसलिए इस बात की आशंका ज्यादा थी कि लड़की कहीं बाहर की रही हो या उसकी लाश को वहां लाकर ठिकाने लगा दिया गया हो। इसी आशंका को भांपकर एसपी दत्तात्रेय ने एसडीपीओ नीता पाडवी की निगरानी में एक विशेष टीम का गठन कर दिया। पुलिस ने वक्त गवाए बिना पालघर से सटे मुंबई के अलग अलग थानों में इस लाश का हवाला देते हुए गुमशुदगी की जानकारी लेनी शुरू कर दी। इसी कोशिश में एक दिन बाद पुलिस को कामयाबी भी मिल गई। पता चला कि लाश मिलने से करीब 10 दिन पहले मुंबई के सांताक्रुज थाने में एक युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। 28 साल की उस युवती का नाम कैरोल उर्फ पिंकी मिस्किटा था, जो 24 जनवरी 2022 को अपने घर से गायब हो गई थी। वह एक कॉल सेंटर में काम करती थी। सांताक्रुज पुलिस तत्काल कैरोल उर्फ पिंकी मिस्किटा के घर पहुंच गई। सांताक्रुज की एक चाल में रहने वाली कैरोल उर्फ पिंकी मिस्किटा के घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी मां कैथरीन थी। पुलिस टीम ने कैथरीन को पालघर पुलिस से मिली सूचना के बारे में बताया और उसे लेकर पालघर पहुंची, जहां जेजे अस्पताल की मोर्चरी में रखी गई वह लाश दिखाई जो नाले से बरामद की थी। वह लाश इतनी सड़ चुकी थी कि परिवार वाले भी उसे पहचान नहीं सके, लेकिन कैथरीन की बूढ़ी आंखों से उस लाश की कमर पर बने दिल और तितलियों के टैटू नहीं छिप सके। उसने झट से उसकी पहचान अपनी बेटी कैरोल के रूप में कर दी। क्योंकि एक मां होने के कारण कैथरीन को यह बात इसलिए याद थी कि अपनी एक दोस्त के कहने पर जब कैरोल ने 4 साल पहले ये टैटू अपनी कमर पर गुदवाया था तो उसकी बेटी को 2-3 दिन काफी तकलीफ रही थी। लाश की पहचान होते ही पालघर पुलिस को उम्मीद बंधी कि अब वह जल्द ही उसकी हत्या की गुत्थी सुलझा लेगी। पुलिस को इस ब्लाइंड मर्डर केस में लाश की पहचान होने से एक लीड मिल चुकी थी। पालघर पुलिस ने कैरोल की मां कैथरीन से पूछताछ शुरू कर दी। कैथरीन ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी का पिछले 5 सालों से मुंबई के ही 27 साल के एक लड़के जिको मिस्किटा से अफेयर चल रहा था। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी का कत्ल जिको ने ही किया है, क्योंकि दोनों में अफेयर होने के बावजूद उनका रिश्ता पिछले कुछ महीनों से बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। कैथरीन ने पुलिस को बताया कि 24 जनवरी को कैरोल स्कूटी लेकर घर से निकली थी और उसने कहा था कि वह डॉक्टर को अपनी कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाने जा रही है, लेकिन फिर इसके बाद वह वापस नहीं लौटी। कैथरीन ने बताया कि उसी रात करीब 8 बजे उसने फोन कर यह बताया था कि उसे लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी। वह अपने किसी दोस्त के साथ है, लेकिन कैरोल सुबह तक घर नहीं लौटी।
कई बार उसका फोन मिलाकर बात करने की कोशिश की, मगर उसका फोन लगातार बंद आता रहा। तब थक-हार कर वह सांताक्रूज थाने पहुंची और बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। सांताक्रूज की पुलिस उस दिन अपने थाने में निर्भया हेल्पलाइन के उद्घाटन में इतनी बिजी थी कि उसने कैथरीन की तहरीर तो ले ली, लेकिन गुमशुदगी दर्ज नहीं की और उसे बाद में आने को कहा। कैरोल के लापता होने की बात सुनकर आसपास में रहने वाले उनके रिश्तेदार भी घर आ गए। सभी को पता था कि कैरोल का जिको से प्रेम संबंध है, इसलिए एक आशंका यह भी हुई कि कहीं कैरोल जिको के साथ भाग तो नहीं गई। इसी आशंका के कारण कैथरीन ने अपने रिश्तेदारों के साथ कैरोल के कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी। हैरानी की बात यह थी कि कमरे में कैरोल के सारे कपड़े व सामान जस के तस रखे थे। इससे साफ था कि वह कहीं भागी नहीं है। लेकिन कमरे की तलाशी लेते हुए अचानक कैथरीन को एक डायरी में रखा 2 पन्ने का एक पत्र मिला, जो शायद 1-2 दिन पहले कैरोल ने जिको को लिखा था, मगर वह उसे शायद अभी दे नहीं पाई थी। पत्र पढ़ते ही कैथरीन तथा सभी रिश्तेदारों के सामने कई बातें साफ हो गईं। परिवार समझ गया कि हो न हो कैरोल के लापता होने की वजह जिको ही है। जब कैथरीन ने शक जताया कि उन्हें अपनी बेटी के लापता होने में उसके प्रेमी जिको पर शक है, तो इंस्पेक्टर नागेश्वर ने उसका कारण पूछा। जवाब में कैथरीन ने वह पत्र उन्हें सौंप दिया जो कैरोल ने जिको को देने के लिए लिखा था। इस पत्र में जिको की बेवफाई के बारे में लिखा था, लिहाजा इंस्पेक्टर नागेश्वर गनोरे ने पुलिस की एक टीम को भेजकर विले पार्ले में रहने वाले जिको को पूछताछ के लिए बुलवा लिया। लेकिन जिको से पूछताछ में कुछ ज्यादा हासिल नहीं हो सका, लिहाजा उसे क्लीन चिट देकर छोड़ दिया गया। पुलिस का रवैया कमोबेश वैसा ही रहा जैसा हेल्पलाइन की शुरुआत होने से पहले था। कैथरीन लगभग हर रोज अपनी बेटी के मिलने की उम्मीद में थाने जाती, लेकिन शाम को खाली हाथ लौट आती। इसी तरह करीब 10 दिन बीत गए। लेकिन जब सांताक्रूज पुलिस को पालघर पुलिस से पता चला कि पालघर में एक लड़की की लाश मिली है, तो सांताक्रूज पुलिस कैथरीन को लेकर जेजे अस्पताल पहुंची, जहां कैथरीन ने लाश की शिनाख्त अपनी बेटी के रूप में की। चूंकि पालघर पुलिस को पता चल चुका था कि सांताक्रूज पुलिस जिको से कब की पूछताछ कर उसे क्लीन चिट दे चुकी है, तब ऐसे में पालघर पुलिस ने जिको पर हाथ डालने से पहले अपने तौर पर थोड़ी और तफ्तीश करने का फैसला किया। इस मामले की जांच के लिए गठित की गई विशेष टीम ने सबसे पहले अहमदाबाद मुंबई हाईवे पर मौकाए वारदात के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक करनी शुरू की। दूसरी तरफ कैरोल के घर वालों से थोड़ी और पूछताछ करके कुछ नई जानकारी हासिल की गई और कैरोल के मोबाइल नंबर हासिल किया। कैरोल की लाश पुलिस को जिस स्थान पर मिली थी, वहां आसपास तो कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हों, लेकिन वहां से आधा किलोमीटर दूर कैरोल के घर जाने वाले रास्ते पर मार्केट एरिया शुरू होता है। पालघर पुलिस ने वहां मुख्य मार्ग पर लगे 1 किलोमीटर तक के सभी सीसीटीवी कैमरों की 24 व 25 जनवरी की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। पुलिस टीम की ये कोशिश रंग लाई, क्योंकि काफी मेहनत के बाद पुलिस को कुछ कैमरों से कुछ काम के सीसीटीवी फुटेज हाथ लगे। इत्तेफाक से उसमें कैरोल जिको के साथ मौकाए वारदात की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही थी। घर वालों को ये फुटेज दिखाई गई तो उन्होंने कैरोल के साथ फुटेज में स्कूटी पर साथ में दिख रहे जिको की पहचान कर दी। दिलचस्प बात यह थी कि सभी कैमरों की फुटेज में बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार एक शख्स लगातार स्कूटी के समीप चलता दिख रहा था, मानो वह उन दोनों को फॉलो कर रहा हो। सीसीटीवी की फुटेज मिलने के बाद पुलिस की तफ्तीश जिको पर आकर टिक गई, लेकिन उससे पूछताछ करने से पहले पुलिस थोड़ी और तस्दीक कर लेना चाहती थी। पुलिस ने कैरोल तथा जिको के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली तो पुलिस का शक और भी ज्यादा पुख्ता हो गया, क्योंकि दोनों की उस दिन कई बार बात हुई थी और 24 जनवरी की शाम जिस दिन कैरोल अपने घर से लापता हुई, उसके फोन की लोकेशन भी कैरोल के फोन की लोकेशन के साथ थी। इसी बीच कैरोल के घर वालों ने जिको के नाम अपनी बेटी के हाथों लिखा गया वह खत भी पुलिस को सौंप दिया, जिससे पूरी कहानी साफ हो रही थी। कैरोल के हाथों जिको के नाम लिखा वह खत पुलिस के लिए एक बड़ा क्लू और एक एविडेंस बन गया, क्योंकि इससे पता चला कि कैरोल और जिको के रिश्ते में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। अब पालघर थाने के जांच अधिकारी विष्णु भोये ने जिको को हिरासत में लेने का फैसला कर लिया। पुलिस टीम जिको को विले पार्ले से लेकर पालघर आ गई। उससे पूछताछ शुरू हो गई।
जब उसे वारदात वाले दिन की पालघर के मार्केट एरिया की सीसीटीवी फुटेज व उसके फोन की कॉल डिटेल्स दिखाई गई तो वह निरुत्तर हो गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के सामने जिको ने जो कहानी सुनाई वह रोंगटे खड़े करने वाली थी। उसने पुलिस को बताया कि वह कैरोल से पीछा छुड़ाना चाहता था, इसलिए उसने उसकी हत्या का भयानक काम किया। विलेपार्ले निवासी जिको मिस्किटा 27 और कैरोल उर्फ पिंकी मिस्किटा 28 के बीच 2017 से दोस्ती व प्रेम संबंध थे। एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाली कैरोल अपनी विधवा मां की इकलौती औलाद थी। पिछले कई सालों से कैरोल एक कॉल सेंटर में नौकरी करती थी। 2017 में एक दोस्त के जरिए कैरोल की जान पहचान जिको मिस्किटा से हुई थी। जल्द ही दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। चूंकि दोनों ही एक धर्म एक जाति के थे और हमउम्र भी, इसलिए दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाईं। कुछ ही महीनों में कैरोल जिको से इतना प्यार करने लगी कि उसके बिना जीने की कल्पना से भी वह सिहर उठती। कैरोल ने अपनी मां से भी जिको को मिलवाकर अपने मन की बात बता दी थी कि वे दोनों शादी करना चाहते हैं। दोनों के बीच आत्मीय रिश्ते कब जिस्मानी रिश्तों में बदल गए पता ही नहीं चला। वक्त तेजी से गुजरता रहा था। जिको पहले एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था, लेकिन कोरोना महामारी के पहले दौर में जब लॉकडाउन लगा तो उसकी नौकरी चली गई। लिहाजा वह अपने पिता के कैटरिंग के कारोबार में उनका हाथ बंटाने लगा। इधर कैरोल को जिको से प्रेम संबंधों में काफी वक्त गुजर चुका था। लिहाजा कैरोल ने उस पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो उससे शादी करे। जिको ने जब यह बात अपने माता पिता को बताई तो उन्होंने कैरोल के साथ उसकी शादी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह उसकी शादी एक अमीर परिवार में करना चाहते थे, जबकि कैरोल एक विधवा मां की साधारण परिवार की बेटी थी। परिवार की तरफ से कैरोल के रिजेक्ट करने के बाद जिको ने भी कैरोल से दूरी बनाकर उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे लगने लगा था कि जिस रास्ते में जाना ही नहीं है तो उस पर आगे बढ़ने से क्या फायदा। इसी दौरान जिको की दोस्ती एक बड़े परिवार की लड़की से हो गई। जल्द ही दोनों गहरी मोहब्बत में डूब गए। इधर कैरोल को जिको के व्यवहार से लगने लगा कि शायद जिको उससे शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि एक दो बार जब भी कैरोल ने घुमा फिराकर जिको से शादी की बात करनी चाहिए तो उसने बात को ऐसा बदला कि शादी की बात आई गई हो गई। इधर कैरोल के सामने धीरे धीरे यह बात भी साफ हो गई कि जिको इन दिनों किसी दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में है। इसके बाद तो उसके दिलो दिमाग में पूरी तरह उदासी भर गई, लेकिन कैरोल अपनी मोहब्बत को इतनी आसानी से नहीं खोना चाहती थी। लिहाजा उसने एक दिन जिको से साफ कह दिया कि अगर उसने उसके अलावा किसी दूसरी लड़की से शादी की तो वह उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत कर देगी कि उसने शादी के नाम पर उसकी इज्जत से खिलवाड़ किया है। यह दबाव जब कैरोल की तरफ से जिको पर लगातार बनने लगा तो वह परेशान हो उठा। उसे अब कैरोल अपने जी का जंजाल लगने लगी। दरअसल न चाहते हुए भी जिको को दबाव में आकर कैरोल से मुलाकात करनी पड़ती थी। लिहाजा जिको ने कुछ दिन पहले कैरोल की हत्या करके उससे छुटकारा पाने का मन बना लिया। इसी के तहत उसने एक साजिश रची। इसके तहत जिको ने 24 जनवरी से एक दो दिन पहले कैरोल से फोन पर लगातार बातचीत करनी शुरू कर दी ताकि उसे लगे कि जिको वापस उसके पास लौट आया है। कैरोल भी जिको के इरादों से अनजान यह सोचकर खुश थी कि चलो कैसे भी हो उसकी मोहब्बत उसे वापस तो मिल गई। अपनी इसी साजिश के तहत जिको ने एक दिन पहले कैरोल से सुबह से लेकर शाम तक करीब 5 बार बात की। उसने बातचीत में यही दर्शाया कि जैसे वह कैरोल को बहुत मिस कर रहा है। कैरोल से जिको ने कहा था कि वह अगले दिन यानी 24 जनवरी को उसके साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहता है। इस दौरान वे साथ में डिनर करेंगे और अपने आगे के भविष्य के बारे में बात करेंगे। कैरोल अपने टूटते रिश्ते को पटरी पर लौटते देख खुश थी, इसलिए उसने खुशी खुशी हाँ भर दी थी। 24 जनवरी 2022 को कैरोल अपनी स्कूटी और लैपटॉप वाला बैग लेकर घर से निकली तो उसने अपनी मां को यही बताया कि वो मलाड में अपने कुछ मेडिकल टेस्ट कराने जा रही है। वहां से एक दोस्त के साथ घूमने जाएगी। कैरोल तय जगह पर जिको से मिली तो उसे इस बात की जरा सी भी भनक नहीं लगी कि जिको का दोस्त देवेंद्र बुलेट से उनकी स्कूटी का पीछा कर रहा है। कैरोल देवेंद्र बाबू से परिचित थी, क्योंकि वह विलेपार्ले से पहले विरार में रहता था और जिको का सबसे करीबी दोस्त था।
देवेंद्र बाबू जिको के पिता के कैटरिंग कारोबार में सहयोगी था। कैरोल ने 24 जनवरी को घर से निकलने के बाद दिन में 2 बार अपनी मां को फोन किया था, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि वह किसके साथ है और कब लौटेगी। इस दौरान जिको ने उसे कई जगह घुमाया और फिर लॉन्ग ड्राइव के बहाने उसकी स्कूटी खुद ड्राइव करते हुए मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर पालघर की तरफ ले गया। पूछने पर उसने बताया कि वह आज उसे एक खूबसूरत जगह ले जा रहा है जो उनके जीवन का सबसे यादगार पल होगा। इस दौरान रात होने लगी थी तो कैरोल ने अपनी मां को फोन करके बता दिया कि वह अपने किसी दोस्त के साथ है, आने में उसे थोड़ी देर हो जाएगी। लेकिन जब रात में काफी देर तक कैरोल घर नहीं पहुंची तो रात करीब 12:30 बजे कैथरीन ने उसके मोबाइल पर फोन किया, तब वह स्विच ऑफ मिला। इधर पालघर में वाघोबा के पास एक नाले के किनारे हाईवे पर खड़े होकर रात करीब 8 बजे जिको और कैरोल बातचीत करने लगे। इसी दौरान दोनों के बीच शादी को लेकर एक बार फिर बात होने लगी। जिको तो सोचकर आया ही था कि आज कैरोल का काम तमाम करना है, लिहाजा उसने सड़क किनारे सुनसान जगह पर कैरोल को दबोचकर उसका गला दबाना शुरू कर दिया। कैरोल छटपटाई, लेकिन जिको की मजबूत पकड़ से छूट न सकी और थोड़ी देर में ही उसका शरीर ढीला पड़ गया। चंद कदम की दूरी पर खड़ा उसका दोस्त देवेंद्र बाबू यह सब देख रहा था, वह भी पास आ गया। देवेंद्र अपने साथ कैटरिंग के काम में इस्तेमाल होने वाला चाकू लेकर आया था। उसे शक था कि कैरोल अभी मरी नहीं है, इसलिए उसने जेब से चाकू निकालकर कैरोल के शरीर पर कई प्रहार किए। कैरोल पर चाकू के प्रहार इतनी मजबूती से किए गए थे कि चाकू का हैंडल टूट गया। चाकू का निचला हिस्सा कैरोल के शरीर में ही रह गया, इसीलिए खाली हैंडल को देवेंद्र ने वहीं जंगल में फेंक दिया और चाकू लाश में ही छोड़ दिया। जब यकीन हो गया कि वह मर चुकी है तो उसने पास में ही पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठाकर कैरोल के चेहरे पर कई वार किए ताकि कोई उसे पहचान न सके। इसके बाद दोनों ने मिलकर कैरोल के शव को उठाकर नाले में फेंक दिया। कैरोल की हत्या करने के बाद जिको व देवेंद्र ने उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिया। उसका मोबाइल, लैपटॉप तथा स्कूटी लेकर देवेंद्र चला गया और देवेंद्र की बुलेट लेकर जिको अपने घर चला गया। जिको से पूछताछ के बाद पुलिस ने विरार से देवेंद्र बाबू को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद दोनों को पुलिस ने कोर्ट में पेश करके 10 फरवरी 2022 तक पुलिस रिमांड में ले लिया। रिमांड के दौरान कैरोल की स्कूटी और उसका लैपटॉप व फोन, हत्या में प्रयुक्त चाकू का हत्था भी बरामद कर लिया। पालघर पुलिस ने ठोस रूप से कैरोल की पहचान को स्थापित करने के लिए उसकी मां कैथरीन का डीएनए नमूना भी लिया, जिससे आरोपी को अदालत में यह कहने का मौका न मिले कि जिस शव को पुलिस कैरोल का बता रही है वह उसका नहीं है। सांताकुरज पुलिस की लापरवाही से यह लाश पूरे 10 दिनों तक नाले में पड़ी सड़ती रही, लेकिन आखिरकार इस लाश ने ही कातिल का पता दे दिया और कत्ल के साथ कातिल की सच्चाई भी सामने आ गई। पुलिस ने इस मामले में सबूत मिटाने की धारा 201 जोड़कर दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहोगे, कमेंट्स करके बताएं। अगर आपको ट्रू क्राइम एपिसोड्स चैनल की कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।